मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2023 की परीक्षा आयोजित की गई, उस संदर्भ में हम आज उसमें किस तरह से क्या सॉल्यूशंस होंगे, किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा और क्यों होगा, और उसके आधार पर हम कैटेगरी वाइज उसके जितने कट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, उसको बताने का, उसको समझाने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये सेट सबके अपने अपने सेट होंगे। आप अपना सेट निकाल कर प्रश्न पत्र साथ में रखकर और उसके आधार पर आप इसको समझने का प्रयास करें। आपके पास में अपना पेपर होना चाहिए जिससे आपको आसानी से आप उसको देख भी सके। जब यहाँ देखें, एक बार उधर भी देख लें आप पेपर में। जैसे ये सेट ए है और मेरे पास में सेट डी है। सेट डी में ये क्वेश्चन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ, मेरे इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, सॉइल प्रिपरेशन के ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसके आधार पर है कृषि पद्धतियों का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि खेती किस तरह से होती है। पहले मिट्टी तैयार करेंगे कि पहले ही सिंचाई करने चले जाएंगे, पहले ही पौधा रोप देंगे। मिट्टी नहीं होगी तो पौधा कहाँ, तो मिट्टी को तैयार करना होगा, फिर हम उसमें बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे और फिर हम कटाई करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र का जो आंसर है वो बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इट इज सो सिंपल। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। कट ऑफ मार्क्स मैंने पिछली बार भी निकाले थे, एग्जैक्ट वही रहे हैं, और फिर मैं कट ऑफ मार्क्स आपको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से निकालने का प्रयास करूंगा कि जो आसान प्रश्न है वो तो सभी लगा लेंगे, कठिन कौन से होते हैं, सामान्य कौन से होते हैं, कठिन होते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका आंसर्स सिर्फ तुक्का ही लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर किसी को, मतलब किसी को भी वो आंसर्स बहुत रेयर केस में पता हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड, ये ऊंट वर्ष, ठीक है, ऊंट वर्ष जो है यूएन ने घोषित किया है। आप देखेंगे इसको, भाई यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशंस है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, ये जरूर ये करती है कि किस वर्ष, कोई स्पेसिफिक वर्ष को कोई स्पेसिफिक पर्पज ईयर वो डिक्लेयर कर देती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट 2024, ठीक है, इसको किया गया है। तो यह यहाँ पे इसका ये आंसर है। ये आपने करंट्स में पढ़ा होगा, जो भी आपने करंट्स की तैयारी की होगी, वैसे आपको पेपर लगातार पेपर के टच में रहना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से आप लगा पाते हैं। देखिए, कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट, नहीं हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो हमने हमारे यहाँ पे 4 मेन पार्ट है, जिसमें एक हिमालयन है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है ना, और इंडो बर्मन जो रीजन है वो है। तो इंडो बर्मन रीजन इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन नारो हिल्स दी है। तो ये नारो हिल्स जो है, इट इज अनकरेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखिए, हॉट स्पॉट नहीं है। मैंने आपको पहले भी, जब हम मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति में बताया था कि इन प्रश्नों को ऐसे ध्यान रखना चाहिए नहीं है। अगर आपने है और आपने लगा दिया कि हिमालय तो है ही, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत मुख्य है, नीलगिरी वाली सब, तो हमारे यहाँ पर जो है ये नारो हिल्स है, ये नहीं है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के प्रश्नों को हल करते जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन आगे कुछ प्रश्न ऐसे आने वाले हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में है। अब सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए देखिए, हमने जब चंद्रयान 3 हमारा लैंड हुआ, उसके 10 दिन बाद ही हमने ये आदित्य L1 है ना, इसको हमने सितंबर 2023 में हमने आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया। और ठीक है,
आदित्य L1, आदित्य यानी सूर्य, संस्कृत शब्द है आदित्य, ठीक है। L1 is L1 that is a specific you can say the transitional phase, ठीक है, where the gravity of both celestial body that balance each other, है ना। जैसे चंद्रयान पे हमने भेजा तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा स्पेस रहेगा, that is the space basically, कि जहाँ पे दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। डेफिनेटली सबसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो ये जो है चंद्रमा के ज़्यादा निकट होगा पृथ्वी से ज़्यादा। ऐसे सूर्य, तो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये उनके बीच में ये दिस इज द स्पेस, ठीक है, L1 दैट इज द लोकेशन, ओके। तो L1 है, इट इज सो सिंपल। चंद्रयान हमारे चर्चाओं में है और हम देख सकते हैं कि इसके कारण आदित्य L1 भी चर्चा में आया था कि अब शीघ्र ही इसरो दूसरा मिशन आदित्य यानी सूर्य के अध्ययन के लिए भेजने वाला है। देखिए कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, न्यूट्रिशनल, है ना, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम नहीं है। तो आपको बता दें ये सब जो है इसमें कभी कभी मैंने आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस में नहीं है, तो नहीं है में आप ये देखिए कि इसमें जो ये जो डेंटल राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है, ये क्या है, ओरल हेल्थ कार्ड। ओरल हेल्थ जो है हमारे दांतों से संबंधित जो समस्या है, मुख से संबंधित जो समस्या है उनके लिए, इसका न्यूट्रिशन से संबंध नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत है वहाँ मैं बताऊंगा कैसे वो होगा। देखो ये आप देखिए कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, स्टेबल इकोसिस्टम, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मोस्ट इको यहाँ स्टेबल सिस्टम से मतलब क्या है, मतलब जहाँ पर चेंजेस बहुत कम आते हैं। तो जो सेलिन वाला हमारा है समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है, इसमें चेंजेस कम। ये समुद्र जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र ये हमारा सबसे स्टेबल है। ड्यू टू सेलिन फीचर, ठीक है। अब ये 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषण नहीं है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, जिसका बायोडिग्रेडेबल हो जाता है वो तो ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो आपको बता दें जो नेचुरल चीज होती है वो बहुत इजीली डिग्रेड हो जाती है। जो हमारी चींटियां है वो खा लेती है, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, इस तरह की जो नेचुरल चीज है वो बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। लेकिन जो केमिकल होते हैं, ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। तो ये जो कीटनाशक है, ठीक है, ये डिग्रेडेबल है। तो कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है, तो डिग्रेडेबल प्रदूषक, ये सब कागज प्रदूषण करेगा लेकिन ये बायोडिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल में कीटनाशक है, जो डिग्रेडेबल नहीं होता, प्रदूषक तो है लेकिन वो इजीली डिग्रेडेबल नहीं होगा। खैर, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने रणनीति आपको बताई थी। मैंने एमसीक्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना वो भी मैंने बताया था, समझाया था, रणनीति के तहत भी मैंने समझाया था। खैर, अब आप आइए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए थर्मोडायनामिक्स के जो नियम है, फर्स्ट रूल ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स है कि जो स्टेटस ऑफ एनर्जी है कैन बी चेंज, कैन बी ट्रांसफॉर्म, है ना। तो ये दूसरा जो नियम है वो इससे संबंधित है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट आपको बता दें, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट बोथ टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द बोन, ग्रोथ ऑफ द बोन्स। तो बोन्स के निर्माण के लिए, बोन्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उनको रिमॉडलिंग करने के लिए ये ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियो कपल्ड विद द ऑस्टियोब्लास्ट, ये इंडिविजुअल नहीं है, उसके साथ मिलकर ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होता है, आपने देखा होगा
कि हमने पढ़ा है कि जो पेड़ होते हैं वो ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं, ध्वनि के, ठीक है, वायु के नहीं, वायु तो देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो ध्वनि जो है उसके बहुत अच्छे अवशोषक कौन होते हैं, ट्रीज आर देयर। तो उन ट्रीज को, उन पेड़ों के माध्यम से हम जो है जितने पेड़ हम लगाएंगे वही मफलर का काम करेगा। हमको ठंड से बचना है, मफलर लगा लेते हैं जिससे वो मफलर ठंड को रोकता है। ऐसे ही ग्रीन मफलर के रूप में, यानी पेड़ जो है वो मफलर का काम करते हैं, जो नॉइस होती है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए। अब मध्य प्रदेश में देखिए, नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। तो आपको बता दें, आपने मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश स्पेशल समसामयिकी अगर आपने पढ़ी होती, मध्य प्रदेश या पढ़ी होगी, तो आपने बहुत आसानी से इसका आंसर लगाया होगा। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है 2023, और इसमें ये देखिए आप, अलीराजपुर, सबसे पहले अलीराजपुर है, फिर बड़वानी, फिर खंडवा, बालाघाट, टीकमगढ़, इनमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, अलीराजपुर। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है 2023। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अलीराजपुर जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सब जिले हैं लेकिन अलीराजपुर इसमें प्रथम है। चलिए अब आगे देखिए, व्यवसाय सुधार कार्य, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में फिर अगेन आई वुड लाइक टू कोट अगेन मध्य प्रदेश स्पेशल समसामयिकी। ये बुक मेरी किताब के साथ, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के साथ फ्री आती है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, और आप देखिए इसमें मैंने ये अचीवर्स के रूप में किस तरह से इसको अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। व्यापार, मध्य प्रदेश बना अचीवर्स, दिस इज द हेडिंग, आई कोटेड एज द हेडिंग, मध्य प्रदेश बना अचीवर्स। ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वर्ष 2020, पेज नंबर 13 पर इसमें जाएंगे, मध्य प्रदेश को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो मध्य प्रदेश को अचीवर्स के रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। आप वेट करिए, ठीक है, आप वेट किस बात का कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशंस बतला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, साथ में मैं आपको कट ऑफ मार्क्स साइंटिफिक तरीके से, जो मेरी अप्रोच है उससे मैं एस्टिमेटेड कट ऑफ मार्क्स आपको देने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के जिलों को 11,000 की जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में रखें तो आप, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपने पढ़ी होगी, आपको आश्चर्य होगा कि इस बार भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मुकेश माहेश्वरी की किताब से किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, किस तरह से एक किताब को कंसेप्चुअली बनाया गया, कंसेप्चुअली क्वेश्चंस फिर पूछे गए 3-4 मध्य प्रदेश के, जो इस किताब में किस तरह से होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हर किताब में मिल जाएगी, इस किताब में आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये जो है बी आंसर इज देयर, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड मंदसौर, ये इसका आंसर है। ये आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जाएंगे, जनसंख्या के जो जनांकिकी दी गई है उस जनांकिकी में आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 299, ये आपको न्यूनतम जनसंख्या अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा 12 to 13 समथिंग पॉइंट में, ये इस तरह से इनकी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, करेंट्स में भी मिलेगा और ये आपको इसमें भी मिलेगा, जो अनुसूचित जनजाति है 2023 की योजना, तत्काल ही आपको मिलेगा अपडेशन, हमारी किताब में पूरा आपको अपडेशन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर
टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 2023 उद्देश्य जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। हमेशा ध्यान रखिए जिसमें बहुत ज्यादा मैटर लिखा जाता है और बाकी में कम लिखा जाता है, इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ न कुछ कारण हो सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है। ये 14वां क्वेश्चन देखा हमने। अब 15 क्वेश्चन, किस शहर में ट्रांसफार्मर संबद्ध उत्पादों के निर्यात के लिए समर्पित क्लस्टर्स हैं? अभी बहुत सारे क्लस्टर्स बन रहे हैं, नॉर्थ का अलग, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे क्लस्टर्स में मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियली जो है डिवाइड किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर्स आपको मालूम है, हमने लिखा है इसमें कि आप उद्योग व्यापार में जाएंगे, पिपलानी भोपाल में जो है ये आपको मिलेगा कि भोपाल पिपलानी में ट्रांसफार्मर्स बनाने का जो हमारा BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो वहाँ के गोविंदपुरा पिपलानी में वहाँ पर है। तो ये इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा भोपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, अब आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज की बात मैं करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ आप मध्य प्रदेश के लिए आप ऐसे हमारे ब्रह्मास्त्र पढ़ लीजिए, छोटे छोटे फोल्डर्स हैं ये, कोई 50-60 पेजेस के, और आप पाएंगे कि सब क्वेश्चन जो है लगभग वो इसी से पूछ लिए गए हैं या इससे कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, हमारी किताबों ने कवर कर लिए हैं। तो आप ये देखिए कि जो भी है ये संक्षिप्त में हमने जजों की संख्या, जजों की अधिकतम आयु 62 वर्ष, इस तरह से आपको सब क्वेश्चंस जो है यहाँ से मिलेंगे। ब्रह्मास्त्र के नाम से ये 6-7 किताबों का एक बंच एक फोल्डर के अंदर आता है और उसमें लगभग सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, चाहे वो नाबार्ड का क्वेश्चन आया हो, पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हो, ये सब है। तो यहाँ पर 62 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष, और सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये 65 वर्ष है। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है। तो आप MPGK में राज्य व्यवस्था में जाएंगे, वहां पर भी हमने लिखा है। ठीक है, और ये जो है ये आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से मैं आपको बताते हुए चलता हूं। किस प्रश्न से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आप देखेंगे। टंटिया मामा आर्थिक या 364 नंबर पे अगर आपने रख रखा है, ट्रांसफार्मर या MPGK प्रश्न क्रमांक 327 पे आपको मिलेगा। भारतीय स्थानीय शोषण के जनक कौन थे, लॉर्ड रिपन, MPGK 286 पेज देख लीजिए। और माहेश्वरी MCQ की जो किताब है उसमें पेज नंबर 120 पे एज इट इज आपको दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारी MCQ की किताब है, और ये MCQ की किताब में आप पढ़े होते या पढ़ा होगा आपने तो आपको सब दिखाई देगा। खैर, अब ये माहेश्वरी ब्रह्मास्त्र राज्य व्यवस्था P29 से न्यायाधीशों की दिया है। भारतीय संसद किस संशोधन द्वारा नगर पालिका को अद्यतन यानी संवैधानिक दर्जा मिला है, लेकिन यहाँ पे कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। तो ये 74 है। आपको बता दें कि ये 73rd जो है वो पंचायत से है, लेकिन ये म्यूनिसिपालिटी से, म्यूनिसिपालिटी से जो है वो ये है, अर्बन लोकल बॉडी से ये है, और रूरल लोकल बॉडी से ये था। तो दिस इज द राइट आंसर। ये 18वां क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन जो है वो ये आपको मिल जाएगा। आपको लॉर्ड रिपन जैसा मैंने बताया प्रश्न क्रमांक 286, इसमें 18वां क्वेश्चन है। अब आप देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा में ये कौन तय करता है, सॉरी केंद्र में लोकसभा का स्पीकर, पीठासीन अधिकारी स्पीकर होता है, वो तय करता है, उसी को आप राइट है। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को धन विधेयक को प्रमाणित करने का
अधिकार नहीं है। इसीलिए सबसे पहले वहाँ प्रस्तुत होता है फाइनेंस बिल, और अगर वो धन विधेयक यानी उसमें सिर्फ 116 की सभी बातें, 110 की बातें हैं, उसके अलावा कोई बातें नहीं है, तो वो धन विधेयक हो जाता है। और वो धन विधेयक यानी मनी बिल, इट इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर, एंड इन केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज द राइट ऑफ असेंबली, है ना। काउंसिल का अधिकार नहीं है हमारे यहाँ। तो जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में तो स्टेट काउंसिल है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या है, विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पर भी। तो जो भी है ये एक पॉलिटी का प्रश्न है, और इसमें हमको ये विधानसभा का अध्यक्ष जो है स्पीकर, उनको ये अधिकार है कि वो देखें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, क्योंकि धन विधेयक प्रमाणित कर देगा तो फिर जो स्टेट असेंबली है, केंद्र में जो राज्यसभा है, उनको धन विधेयक को 14 दिन के अंदर निर्णित करना जरूरी है। ठीक है, वो संशोधन तो कर ही नहीं सकते, सुझाव दे सकते हैं, जिसको मानना ना मानना उस जो सेकंड हाउस है यानी लोकसभा और यहाँ पर विधानसभा, उसका अधिकार है कि वो माने या नहीं माने। खैर चलिए, 20वां को कौन मध्य प्रदेश से प्रथम अध्यक्ष थे, तो द्वारका प्रसाद जी मिश्र थे। ये आप देखिए एमपीजीके में 269 में। और विधानसभा अध्यक्ष के जो मैंने कार्य भी ऊपर बताया, ये देखेंगे 268 पे विधानसभा के कार्य में सीधे सीधे लिखा हुआ है, पेज नंबर 268, मुकेश माहेश्वरी सामान्य ज्ञान, कि धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है, यह प्रमाणित करता है। क्या, और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपको पेज नंबर 269 पे आपको मिलेगा। है तो सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के व्यय से संबंधित? 315 से लेकर 323 तक विभिन्न अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 315 में गठन है, फिर नियुक्ति, कैसे नियुक्ति की शर्तें, 317 ये सब चीजें हैं। 320 है उसके कार्य अधिकार। 322 में जो है ये व्यय से संबंधित है, एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड विद। अब आप हमारी आयोग जो है उस किताब को उठाएं और वहाँ देखें, सब अनुच्छेद वहाँ पे मिलेंगे। शायद 322 उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन अधिकांश अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, मैंने अभी देखा था आयोग की जो मेरी किताब आती है उसमें, इसमें से आपको बहुत सारे ऐसी, इस किताब की खासियत आपको मैं बताऊंगा क्या हुई है। यह किताब है जिसने कई सारे एक्ट्स, खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट्स जो है 2006 उसका उल्लेख किया है। ठीक है, ऐसे एक्ट्स का उल्लेख किया है इसने, तो वो आपको दिखाई देगा। खैर, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था कब बनाई गई थी? 2015। ठीक है, ये 2015 में 1 जनवरी 2015 को ये बनाई गई थी। और ये आपको कहाँ से आया है ये भी बता दूंगा आपको। नीति आयोग, ये संवैधानिक आयोग जो है उसमें आप अब इसमें थोड़ा सा ये चेंज हुआ है, ये प्रश्न कहीं और चला गया है इसमें सेट के हिसाब से। सेट के हिसाब से नहीं होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है इसमें। क्या सेट के हिसाब से नहीं होने से प्रॉब्लम हुई है थोड़ी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2015 ये आया है। ठीक है, और ये संवैधानिक आयोग जो है उसमें आप देखेंगे नीति आयोग, ये आप देखिए इस नीति आयोग में ये 1 जनवरी 2015, दिस इज गिवन ऑन द पेज नंबर 50। ओके, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन इन्होंने पूछा है।
सी रंगराजन, है ना, 12वां वित्त आयोग, बहुत पुराना वित्त आयोग है, 2003 के आसपास का, उसके अध्यक्ष जो है सी रंगराजन। खाद्य संरक्षण आयोग किस अधिनियम के द्वारा स्थापित है? देखिए आप, अब खाद्य संरक्षण अधिनियम जो है, आप देखेंगे कि आपको इसी से जो है आपको खाद्य संरक्षण अधिनियम जो है उसका प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेगा। और किसी किताब में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैंने स्पेशली जो आयोग है उस आयोग को मैंने उसके एक्ट के साथ में रखा था, ताकि एक्ट से भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वो कवर हो जाए। और वो क्वेश्चंस आए हैं, वही मैं बतला रहा हूँ कि किस तरह से ये किताब की उपयोगिता। ये देखिए आप, 2006 खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट 2006, ये इस किताब से आपको हल करने में आसानी रही होगी अगर आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य किसमें निर्दिष्ट है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य, ये देखिए आप, ये राष्ट्रीय महिला आयोग, और ये देखिए आप धारा 10 में आयोगों के कार्यों का उल्लेख है। ये इस किताब में हमने स्पष्ट रूप से दिया है। तो ये आपको यहाँ पे सुविधा मिली। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मान्यता के दायरे में नहीं आता है? अब देखिए आप, ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन कैसे हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अगर आपने ये सब पढ़ लिया, इस तरह से इस अप्रोच के साथ पढ़ा होता, जिसमें जो भी रिलेवेंट चीजें होती है, मेग्ना कार्टा दिया है, कब कौन सा आया था, है ना, जिसका मानवाधिकार से संबंध है, वो भी जानकारी हमने यहाँ पे दी है। और इसी कारण से ये आपको फिर किताब जो है आपके काम में आती है, जब ये शिक्षा का अधिकार इसमें संबंध नहीं है, समानता, जीवन संबंधित है, स्वतंत्रता संबंधित अधिकार, ये स्पष्ट रूप से इस किताब को अगर आपने पढ़ा होता, आप देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों की संख्या, इसमें भी दिया हुआ है। और भी किताब में तो सिर्फ कंसेप्चुअल वो उन क्वेश्चंस की बात करता हूँ, रेयर की, दे आर अपीयर्ड इन द बुक्स रिटन बाय मुकेश माहेश्वरी। एनीवे, तो दिस इज a very simple questions। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक नियम, इसमें आपको फिर केक वाला जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो केक जो है वो 6 वर्ष के लिए होता है, सभी में आपको मिलेगा, इसमें भी दिया हुआ है। ये 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, 65 वर्ष की आयु तय की गई है। जो भी ऐसी बॉडी होती है जिनको पढ़ना ऐसे चाहिए, जो भी बॉडी इंडिपेंडेंट काम करती है, ऑटोनोमस, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, उनको उनकी ऑटोनॉमी को एसर्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका कार्यकाल ज्यादा रखते हैं। कार्यपालिका मंत्रिमंडल 5 साल के लिए सरकार आती है, ये 6 साल के लिए होते हैं, ठीक है। इनको ऐसे टेन्योर की सुरक्षा दी गई है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय आपको इसमें मिल जाएगा, वो भी दिया हुआ है कि कहाँ पे है, नई दिल्ली में। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे, यहाँ पर उसकी 4 ब्रांचेस आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो नई दिल्ली इज द मेन हेडक्वार्टर, और यहाँ पर जो है इनके ब्रांचेस हैं, और एक और है पुणे, जिसको यहाँ पे नहीं दिया है। एनीवे, पर आपसे पूछा है मुख्यालय, तो मुख्यालय इज द नई दिल्ली। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हमने ये देखिए आप, 29वां क्वेश्चन देखा आप, तीसरा, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु 2000 में किसकी अध्यक्षता में? आपको बता दें, बहुत सारी समितियां गठित होती रही है ना। थोराड समिति बहुत पहले 67 में गठित थी, लेकिन है ना, एक कोठारी कमेटी 1975 में आई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग है, ठीक है, अलग कमेटी का गठन किया गया था 2001 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये शायद क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा
गलत भी हो सकता है क्योंकि 2001 में इसका उल्लेख मुझे मिला है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या 2001 को ये कंसिडर करेंगे, 2000 को कंसिडर करेंगे या 2001 को करेंगे। ठीक है, एनीवे बहुत पुराने डेटा के आधार पर है, पुरानी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्नों में रखता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना हो और वो संबंधित नहीं होता हो, एकदम डायरेक्टली रिलेट नहीं करता हो अपने क्वेश्चन और उसके आंसर्स को। ठीक है, सभी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो वो कठिन हो जाता है प्रश्न। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये जो है ये जयपुर में है। ये प्योरली जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये बहुत कम लोगों ने लगाया होगा इसको, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से। टोक्यो में महिला हॉकी टीम में शामिल नहीं है। अब जिन लोगों ने थोड़ा सा ट्रिक लगाया होगा कि सुशीला चानू तो थी, ठीक है, ये तो बहुत मेन हमारी वो रही है, और वंदना कटारिया इन्होंने ट्रेनिंग ली है हमारे यहाँ, तो आपको लगेगा कि दो तो है तो उपयुक्त सभी, और जहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाता है और कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे उपयुक्त सभी जो है वो ज़्यादा फायदेमंद रहा है, अब तक का अनुभव मेरा कहता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, देखिए ये सभी ऑल दिस आर द टेबल टेनिस प्लेयर्स। ठीक है, कमलेश मेहता तो हमारे एमपी के ही रहे हैं। ठीक है, साथियान के साथ में शरद ने डबल्स, साथियान और सब मिक्स डबल्स, इन सब में ये सब जो है दे आर द टेबल टेनिस प्लेयर्स और दे आर परफॉर्मिंग वेल टेबल टेनिस। क्रिकेट के जोर में भी हमारा जो है टेबल टेनिस वो भी अभी वापस उभर के आया है। शरद कमल इनको दिया गया और ये एक बहुत अच्छा मूव है कि हमने टेबल, किसी क्रिकेट खिलाड़ी को नहीं, हमने टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल, जिससे कि इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा सके। विज्ञान, ये देखिए एसएम कृष्णा, इनको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में सार्वजनिक सेवा का एसएम कृष्णा, पद्म विभूषण एसएम कृष्णा को दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व लीडर्स रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री दिलीप महालनोबिस को भी दिया गया है। जो आप ओआरएस का घोल लेते हैं उसमें दिलीप महालनोबिस ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो मेडिसिन का पद्म विभूषण इनको दिया गया है। 67 में इन्होंने इजाद किया था। 71 के बांग्लादेश वार में उसने कैंप के शरणार्थी जो रिफ्यूजीज थे उनको, उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण ओआरएस घोल ने योगदान दिया था। ये और दो लोग और थे इनके साथ, तीनों ने मिलकर उस ओआरएस घोल को इन्वेंट किया था। श्रीनिवास वर्धन, यस, ये जो है इनको विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको नहीं मिला है पद्म विभूषण, कपानी जी को, बाकी इन तीन को मिला है, लेकिन साइंस एंड इंजीनियरिंग से श्रीनिवास वर्धन जी को मिला है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए ये जो केंद्रीय भाषा संस्थान है ये मैसूर में है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय विज्ञान संस्थान तो बेंगलुरु में टॉप लेवल का संस्थान है, जहाँ पे नीट के थ्रू जो है भर्ती भी होती है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, ये जो है एनआईटी के थ्रू होती है, अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के साथ 1974 में। तो ये एक फैक्चुअल है, लेकिन बहुत ऐसे क्रिकेट में आजकल बहुत सारे रिकॉर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो इतना याद किसी ने रखा होगा, इस फैक्ट में गए होंगे, तो ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनको ये सब पता होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब से हमने शुरुआत की? ठीक है, हमने 2014 में, आई थिंक 2014 में हमने जो है इसको, यूएन ने इसको लिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए, लेकिन इसको मनाया अगले साल गया था, नेक्स्ट ईयर मनाया गया था। मैं इसमें और देख लेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
14 में करके इसको 15 से बनाना शुरू किया गया था। इक्कीस जून 2015 से इसको बनाना शुरू किया गया था, लेकिन 2014 में जो है ये यूएन कौन जो है महासभा ने इसको स्वीकार कर लिया था, और 2015 21 जून 2015 से ये बनाना हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर जिन्होंने करीब 1000 फीट से ज्यादा ऊंचाई से जो है पृथ्वी के ऊपर छलांग लगाई थी, वो मंजू नाइक, इन्होंने जो है ये प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर है। इन्होंने वहां से डाइव किया था। किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जा सकता है? देखिए, स्टील मैन जो है एक लक्ष्मी मित्तल है, बहुत इस्पात जो है उनकी इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, ये ब्रिटेन के इस्पात पुरुष। लेकिन भारत के इस्पात पुरुष जो है वो जमशेद ईरानी है। जमशेद ईरानी जो जमशेदपुर में टाटा स्टील है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। 1992 से 2001 जब ये रिटायर हुए तब तक इन्होंने वहां पर एक डायरेक्टर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जमशेद जी ईरानी। और आपको बता दें, जमशेद जी टाटा जिन्होंने 1907 में टाटा स्टील की नींव रखी थी, रांची के निकट जो टाटा सिटी कहलाती है, टाटा नगर, ठीक है, तो उसी कंपनी के ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, देखिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 जो है उसमें भारत के शशिकांत दास को ये बेस्ट गवर्नर का अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। करेक्ट आंसर इज इंडिया। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल क्या होता है कि अब सरकार भी अपने पोर्टल के माध्यम से करती है कि भाई ये ऑनलाइन आप अपना ऑर्डर दीजिए और वहां से आपको सामान मिलेगा। अमेजोन भी ई प्रोक्योरमेंट कंपनी है जो ऑनलाइन बिजनेस करती है, ई कॉमर्स का एक एप्लीकेशन है। सरकार भी इस तरह से करती है, जैसे सरकार एमपी टेंडर्स जो है वो एमपी का है, ठीक है, ये भी है। जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की जाए, ये कह रखा है। और एमपी लघु उद्योग निगम, उसको भी सरकार ने मान्यता दी कि उनका जो उद्योग निगम से आपको परचेस करना है उसका ही पोर्टल जो है एमपी। लेकिन एमपी ऑनलाइन जो है, ये एमपी ऑनलाइन जो है इट इज ए सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जब आप फॉर्म पीएससी के भरे हैं तो आपने एमपी ऑनलाइन से भरे हैं, है ना, इसके थ्रू भरते हैं, तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन प्रोक्योरमेंट, सामान को खरीदना है, सामान का प्रोक्योरमेंट करने वाली, सामान को सप्लाई करने वाली, ये जो पोर्टल्स हैं ऑनलाइन सामान, ये एमपी टेंडर्स, जेम एंड एमपीएलयूएन, ये वो वाले टेंडर्स, ठीक है। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है, टेलीफोन लाइन का डीएसएल, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का निम्नलिखित से कौन सा लाभ है? ई कॉमर्स में आप कभी भी रात को भी पिज्जा खाना आप फोन कर देते हैं, है ना। आजकल आपने अपनी जीवन शैली को ऐसे ही बना लिया है, रात में जगते हो, दिन में सोते हो, ठीक है। आज के बच्चों की, अधिकांश बच्चों की, सब नहीं, चलिए, तो ये सीमित पहुंच तो है नहीं, असीमित पहुंच सब तक कोई भी ये खरीदारी को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता, व्यक्तिपरक कर दिया है। आपको दुकान पे जाके 10 लोग जाके एक दुकान पे खड़े नहीं है, हर व्यक्ति तक जो है वो चले जाता, तो अव्यक्तिकर नहीं किया, व्यक्तिपरक बना दिया है उसको।
हर व्यक्ति की पहुंच है। और ऊंची परिचालन लागत, बहुत आसान है, परिचालन लागत ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, 10 लोग ऑर्डर करते हैं तो एक ही व्यक्ति जाके 10 को दे देता है, तो उसका खर्चा कम आएगा। ठीक है ना, तो 10 ही व्यक्ति जाएंगे, अपनी अपनी गाड़ी से खरीदने जाएंगे, 10 को पेट्रोल लगेगा, वहाँ एक व्यक्ति 10 को सप्लाई करके जा रहा है। तो सब क्या है, नेगेटिव है। दिस इज द पॉजिटिव फॉर द एप्लीकेशन, है ना, उसकी एप्लीकेशन के लिए ये पॉजिटिव है। ये कौन सा लाभ है, लाभ क्या है, तो लाभ ये है। हानि कौन सी होती है, तो हानि तो ये तीनों हानि है उसकी। ठीक है, हानि नहीं है, मतलब बोलना चाहिए इसके अभाव में क्या हानि होती है, तो इसके अभाव में ये हानि थी। ठीक है, लेकिन उसने ये सब लाभ दिए हैं, ये भी लाभ है। और इनको अगर अपन असीमित पहुंच कर दें, व्यक्ति परक करने की क्षमता कर दें, अक्षमता के निम्न परिचालन लागत कर दें, तो ये भी लाभ हो जाएंगे। पर यहाँ पे इनको अलाभ के रूप में दिखा दिया, तो लाभ ये हुआ। चलिए, अब ये देखिए आप, साइबर हमले का एक प्रकार जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। ठीक है, उससे चीटिंग करके हम क्या करते हैं, उससे उगलवा लेते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं। ठीक है, तो ये है फिशिंग हमला, फिशिंग अटैक कहा जाता है इसको साइबर की लैंग्वेज में। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, फायरवॉल वॉल तो होती है, आपने सामने वॉल लगा दी, सुरक्षा हो जाएगी आपकी। तो फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा है। काय की सुरक्षा है, ये एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। फायरवॉल अगर सुरक्षा करेगी तो देखिए, अब बाधित पहुंच की अनुमति देना, तो फिर तो उसका उद्देश्य उल्टा हो गया। फायरवॉल तो प्रोटेक्शन के लिए है, ये तो प्रोटेक्शन को हटा रही है, प्रोटेक्शन को प्रिवेंट कर रही है, तो ये तो होगा नहीं। एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच करने को अवरुद्ध करना, यस, अनाधिकृत पहुंच को बाधित कर। ठीक है, स्टॉप दी नॉन अथोराइज्ड एक्सेस, तो उसको ये। और एक डेटा नेटवर्क के डाटा का बैकअप तैयार, फायरवॉल का डाटा बैकअप वगैरह का काम नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ये भी नहीं होता तो हम इसमें से ये जाते कि इसमें से कोई नहीं, लेकिन चूंकि एक है हमारे काम का यहाँ पे ऑप्शन, इसलिए हमने इसको लगाया। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़न क्या है ये सब ई कॉमर्स वाले हैं, पर किस तरह के हैं, बिजनेस टू कस्टमर वाले हैं, बिजनेस टू कस्टमर्स वाले हैं। ठीक है ना, सीधे आप बिजनेस, अमेज़न क्या है, अलीबाबा क्या है, बिजनेस प्लेटफॉर्म है, कौन यूज कर रहा है, कस्टमर्स कर रहे हैं। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संकेत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या की जाती है। देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है, मैसेज जाता है ना, और मैसेज फिर क्या होता है, इसको कोड किया जाता है, फिर एक मीडियम के द्वारा ये प्रोसेस होता है, फिर मीडियम से ये डिकोड होता है, तब रिसीवर इसको सुन पाता है। तो दिस इज दी डिकोडिंग, वी संकेत। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, अब आप तो सब जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे भी बता देंगे, है ना। तो ये तो सब एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, नहीं है, तो नहीं है तो ये है, ये है, ये है, ये है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चैट जीपीटी आजकल बहुत माहौल में, ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो बहुत ज़्यादा उपयोग
चैट जीपीटी, इसके ऊपर अभी बहुत चर्चा है कि भाई ये हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि एआई लाभदायक है तो खतरनाक भी है, ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। सोशल मीडिया पर भी ऐसा कुछ आना चाहिए, बहुत खतरनाक। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, देखिए हमारे यहाँ पे जो भी अभी 5वीं 6ठी जनरेशन के कंप्यूटर तक आ चुके, सब में अलग अलग, पहले जो थे वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, बहुत बड़े बड़े साइज के होते वैक्यूम ट्यूब, लेकिन बाद में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। थर्ड में जो है VLSI का, इस तरह से जनरेशन वाइज जो है ये इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो चेंज होते रहे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ट्रांजिस्टर। अड़तालीस 49, अब हम 50 पे चलते हैं। सॉरी 50वां क्वेश्चन हुआ, अब हम 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी, टाटीपाका ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस में घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मुझे नहीं पता क्यों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वो पूछे जाने चाहिए जो स्टडी, जहां तक स्टडी संभव हो। खैर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसने बहुत ज्यादा स्टडी की उन्हीं को फायदा मिले। कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रिप क्या है आपको पता होना चाहिए। गाजा क्यों पूछा है? गाजा स्ट्रिप का मध्य पूर्व की जो समस्या है वो गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, यरूशलेम, गोलन हाइट्स, इन सबको लेकर है। और ये जो भूमध्य सागर के आप देखेंगे जो गाजा स्ट्रिप है, जिसके नॉर्थ आप साउथ वेस्ट की तरफ देखेंगे इजिप्ट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे इजराइल है, ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी है, तो यहीं पे गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरियन जो है भूमध्य सागर है, इसके निकट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देखिए सही मिलान कीजिए, सुमेलित कौन सा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें तो मिलान के लिए ऑप्शन भी दे रखे हैं। बेलाडिला जो है, बेलाडिला हमको मालूम है ये सीजी में है, तो ए सी हो गया। केंदुझर सपोज करो हमको नहीं पता कि ओडिशा में। बालाघाट तो हमारा ही है, तो हमको पता है कि बालाघाट तो मध्य प्रदेश में है। 3 का डी हो गया। तो 1C और 3D देख लो आप, 1C और 3D, क्या CD कहीं पे आ रहा है? CD कहीं पे नहीं आ रहा है, तो CD B इज द आंसर। कद्रेमुख हमको पता है कर्नाटक, और सब ये लोहे की है। बालाघाट ही है जहाँ पे मैग्नीज और तांबा मिलता है, बाकी ये सब मेनली जो है वो आयरन ओर की माइंस है। बेलाडिला सबसे, विश्व का सबसे प्योरेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा लोहा बेलाडिला छत्तीसगढ़ में मिलता है, दंतेवाड़ा। तो भी आंसर हो गया यहाँ पे, सी और डी। ठीक है, आगे हम देखें। पटल विरूपण प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? अब कौन सी नहीं आती है ये देखना पड़ेगा आपको। कौन सी आती है वो नहीं, कौन सी नहीं आती है तो आपको बता दें, पटल विरूपण जो है वो एक्चुअल में वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अंदर की जो हलचल है वो इस तरह से होती कि ऊपर जो है कुछ जो है स्ट्रक्चर्स वो फॉर्म होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं पर्वतों के रूप में, भूकंप के रूप में आ सकते हैं, प्लेट
टेक्टोनिक जो सिस्टम है उसके माध्यम से आ सकते हैं। तो बचा बचा क्या है, विश्वमांगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम 2011 ही चल रही है, अभी हम नहीं गणना हुई नहीं है 2021 की। अब इसमें आपको देखना चाहिए कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें न्यूनतम साक्षरता, ठीक है। तो न्यूनतम साक्षरता के हिसाब से आपको यहाँ पर केरल जो है ये अधिकतम से न्यूनतम, तो केरल में सबसे ज्यादा है, देन मिजोरम है ना, देन त्रिपुरा। तो ए इज द आंसर। ठीक है, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीन हमारी जो ब्रह्मास्त्र है सामान्य ज्ञान विश्वकोश, इसमें भी आपको मिल जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र P131 पे राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आप देखिए इनमें किस तरह से छोटी छोटी किताबों में राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल मात्र 132 पेज में तीन चीजें आपको मिल जाएगी। ये दे रखा आखिरी में ही, आप देखें एक सारणी दे रखी है, और यह सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आपको यहाँ पर अगर दिखाई दे तो देखिए, ये किताब ब्रह्मास्त्र के जो 6-7 पार्ट है उनमें से एक पार्ट। चलिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के लिए जिम्मेदार है? सभी परिवर्तन कहाँ होते हैं? नीचे ही होते हैं। 8 से 18 किलोमीटर उसमें तो है, सब हमारे परिवर्तन हो जाते हैं, जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसमें हमारे सभी परिवर्तन अधिकांशतः क्षोभ मंडल में होते हैं। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस लिंग में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है आप देखिए, पहाड़ी से कौन सी नदी, हमको मालूम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से जो है गोदावरी नदी उसका उद्गम होता है। लेकिन ये जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है खुद सह्याद्री पर्वतमाला है, जैसे सतपुड़ा पर्वतमाला में महादेव श्रेणी होगी, ऐसे जो है जो महादेव पर्वत श्रेणियां हैं उसी में त्र्यंबक पहाड़ी है, और वहां से वैतरणा नामक नदी भी उद्गमित होती है। तो करेक्ट आंसर इज दी वैतरणा। अट्ठावन देखिए आप, अब ये बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है, उनके बारे में यह क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर आप देखिए, नोकरेक नहीं पता कि मेघालय में कहाँ है। मानस हमको पता है, मानस का नाम बार बार आता है कि मानस जो है असम में है। तो ये डी है, 2D से पकड़ में आता है क्या? 2D, डी 2 बार आ गया है, ए में भी आ गया, सी में, यानी या तो ए होगा या सी होगा। हमको इसी ऑप्शन को देखना चाहिए, बाकी ऑप्शन देखो ही मत, ठीक है। तो डी। अब इनमें बी कॉमन है, हमको देखना चाहिए 3 में डिफरेंस आ रहा, हाँ ठीक है ना। 2 का डी काय में है, ए और सी में है। तो हमको ये ए और सी में जो है ये बी भी कॉमन है, डी भी कॉमन, हमको सिर्फ इसको करना है। तो या तो ए सी को पकड़ लो या सी ए को पकड़ लो, ए सी को डिसाइड करना है हमको। तो हमको अगर पता हो कि ये शेषाचलम जो है नोकरेक मेघालय में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, तो उससे पकड़ लेंगे। 1B कर लीजिए आप, 1B हम करेंगे, 1B तो कॉमन है ही इसमें, ठीक है ना। तो हमको सिमलीपाल जो है अगर उड़ीसा में है 3A, तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो गया।
भी मिस्टेक नहीं रह जाए, इसके लिए ये सब सतर्कता जरूरी है। चलिए, तो ये एक आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। अब भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? इडाहो। इडाहो क्या है? ये इडाहो जो है ये यूएस का एक प्रांत है, वहाँ पे बॉइजे एक जगह है जहाँ पर ये जो टेम्परेचर है इसको अंडरग्राउंड हीट को टेम्परेचर के रूप में इस्तेमाल करके एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो ये एक उदाहरण फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर इज दी बॉइजे इडाहो। अब हम देखते हैं 60वां क्वेश्चन। इसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। फोल्ड लैंड के लिए जो भी फोल्ड लैंड्स होते हैं उनके वहीं पर जो है मोलेसिस बेसिन होते हैं। तो ये मिजोरम जो है ये मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। विश्व में ऐसे बड़े बड़े कई जगह पे मोलेसिस बेसिन्स हैं, हमारे यहाँ पे मिजोरम है, एक मिजोरम भी है। इस अधिवेशन में अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत आसानी से आप लगा पाते हो कि कांग्रेस में नरम एवं गरम दल में कभी सूरत फुट 1907 है ना, रासबिहारी बोस को बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये सूरत फूट बन गई थी। उन्होंने विरोध किया कि भाई वो अरविंद घोष या कोई भी गरम दल के नेता को बनाना चाहते थे। जब नहीं बनाया, रासबिहारी बोस उदारवादी थे, घोष उग्रवादी थे, रासबिहारी बोस की बात, तो सूरत की फूट पड़ गई थी। खैर, मतलब फूट उस समय भी पड़ती थी, नरम गरम दल से सब देशभक्त लोग थे और वो अपनी रणनीतिक डिफरेंसेस के कारण जो है वो एक दूसरे से इस तरह से सूरत की फूट सामने आती है। अब 1948 बुंदेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश बनाया गया? देखिए, आप सीधे क्वेश्चंस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आप देखेंगे तो कैसे इस क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। सेंट्रल इंडिया एजेंसी से 1948 में बुंदेलखंड को 20 स्टेट बनाया गया था। पहले 20 स्टेट बनाया था। खनियाधाना, ग्वालियर राज्य से खनियाधाना जो वर्तमान में शिवपुरी में, रियासत को भी शामिल किया गया था इसमें। 1950 में जाकर इसको विंध्य प्रदेश नाम दिया गया था। तो विंध्य प्रदेश के रूप में ये नहीं आया था, लेकिन विंध्य प्रदेश का नाम इसको 1950 में दिया गया था और इसको सी दर्जा दिया गया था, सी स्टेट का। अब ये तो क्वेश्चन एमपी वालों के लिए बहुत आसान, सबके लिए आसान है, वैसे बाहर वाले भी एमपी तो पढ़ते ही है तो उनके लिए भी आसान है। लेकिन ये जो है 15 फरवरी 1948 को स्वराज संघ में कितनी रियासतें मिलाई गई थी, देखिए ये थोड़ा सा ये अब कितना याद रखेगा कोई आदमी, कितनी रियासत कहाँ गई। स्वराज संघ भी बना था, ये भी बहुत मुश्किल रहता है याद रखना। लेकिन ये 222 रियासतें, 222। एक्चुअल में जूनागढ़ स्टेट जो था, जब जूनागढ़ का हमने समामेलन किया था, जूनागढ़ को हमने पुलिस कार्रवाई पहले तो हमने उसको बताया, उसने हमारे साथ में मिलने से मना कर दिया था। फिर वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे कहा कि भाई आपको तो मिलना ही, आप तो हमारे अविभाज्य अंग है जूनागढ़, गुजरात का और गुजरात भारत का, इसलिए आपको मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। पुलिस कार्रवाई की गई। अंततः क्या हुआ, जनमत संग्रह किया गया बाद में और इसको मिलाया गया। तो सौराष्ट्र संघ एक स्टेट था, सौराष्ट्र संघ के नाम से एक यूनियन बनाया गया, सौराष्ट्र यूनियन ऑफ सौराष्ट्र। उसमें 222 रियासतें शामिल की गई थी। तो टिपिकल क्वेश्चन है ये, अति कठिन प्रश्नों में शामिल करता हूं। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, अब पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो बड़ा, आपको बता दें कि द्विराष्ट्र थ्योरी पे जो आए थे, द्विराष्ट्र थ्योरी, ये सैयद अहमद खान थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत
पे आ गए थे। भारत और पहले तो बोला था कि एक राष्ट्र की दो आंखें हैं, हिंदू मुस्लिम। सर सैयद अहमद पठान पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1886। लेकिन बाद में क्या बोलना शुरू कर दिया, दोनों साथ नहीं रह सकते, दोनों के हित अलग अलग है। मोहम्मद अली जिन्ना आ गए उसी प्लेटफॉर्म पर बाद में। पहले वो राष्ट्रपति थे, फिर वो भी मुस्लिम लीग को राष्ट्र विरोध में ले जाने की कोशिश में लग गए। उस समय मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 1930 में कराची 1930 में जाके उन्होंने भी जो है एक रास्ता बदलना शुरू कर दिया। 1940 में जाकर उन्होंने कहा कराची सम्मेलन में कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के छात्र चौधरी रहमत अली ने इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान जो अलग राष्ट्र होगा उसका नाम क्या रहेगा, तो बोले उसका नाम पाकिस्तान रहेगा। खैर, तो ये चौधरी रहमत अली ने इस्तेमाल किया। ये पहले भी एक बार पीएससी में आया। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको इसके लिए तो सॉल्व पेपर्स जरूर छुड़ाते रहना चाहिए, उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस के निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? देखिए आप, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मांग नहीं थी, कौन सी थी। तो ये तो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये तो मेन मुद्दा था। इस वाज दी संख्या में वृद्धि तो करना ये मेन था उनका, तो इसीलिए तो काउंसिल एक्ट्स लाए गए थे, है ना। 1892 का लाया गया, 1909 का लाया गया, ये सब काउंसिल एक्ट्स थे जो 1861 से शुरू हुए थे। ठीक है, 3 काउंसिल एक्ट्स, तो काउंसिल में वृद्धि करना है इसीलिए काउंसिल एक्ट्स कहलाते हैं। और काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जाए, ये भी सही है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में और उसमें जनप्रतिनिधियों की संख्या में, यानी नॉन गवर्नमेंट मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है, और कार्यपालिका या न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, इस पे भी वो बल देते हैं। हमारे यहाँ 1972 में जाके हमने भारत में इसको पृथक किया, पहले भी पृथक किया लेकिन पूरी तरह से हमने पृथक 1870 संविधान में हमने पृथक किया, उसके पहले भी इसमें पृथक्करण की कार्रवाई शुरू हो गई थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण तो कर ही नहीं सकते हम, तो इससे तो ऑटोक्रेसी आएगी, टायरानी आएगी, इसलिए हम कभी एकीकरण की बात तो कर ही नहीं सकते थे, मांग कर ही नहीं सकते थे। तो कौन सी मांग नहीं थी? ये मांग नहीं थी। ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यही मांग हमारी नहीं थी। 66 देखिए आप, महाराष्ट्र में गणोत्सव। देखिए आप, मराठा और केसरी पेपर चलाने वाले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय जागरण के लिए जो मराठा केसरी 2 समाचार पत्र निकाले, साथ में उन्होंने गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, इन सब को मनाना उन्होंने ही शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। ये सब 1890 के दशक में उन्होंने शुरुआत कर दी थी। किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? अगर आप ये जो इतिहास की किताब है, इस इतिहास की किताब को देखेंगे, इसमें एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो अभी पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन मिलेगा। ये किताब है, छोटी सी किताब, और इसमें मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से आए हैं, मैं आपको तो वो बोल देता हूँ। 1739 में जो है ये आक्रमण हुआ था, और ये किस पृष्ठ पे से आया है वो भी मिल जाएगा आपको किताब में, आप देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा सेट अलग है और ये सेट अलग चल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आपको बता दूं यहाँ पे इसका आंसर नादिर शाह है। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था और नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, नादिर शाह के बाद में 1748 में फिर अहमद शाह अब्दाली के शुरू हुए। यह नादिर शाह वही था जो मोहम्मद शाह रंगीला
जो है उसके शासन का अंत करता है। आर्य मंजुषी मूल कल्प, आपको बता दें कि जब 1178 ईस्वी में हमारे यहाँ पर सॉरी 1078 ईस्वी में हमारे जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था, उसके दरबार में जो है वो बड़े बड़े विद्वान थे, और उन विद्वानों में अश्व घोष था जिन्होंने महायान के लिए कनिष्क को बोला, महायान की स्थापना हुई थी उसमें। इस महायान से संबंधित जो ग्रंथ है आर्य मंजुश्री मूल कल्प सौंदर्य का माध्यमिका सूत्र जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, तो महायान इसमें मुख्य है। ठीक है, ये सब हिनयान अशोक के समय था, कनिष्क ने महायान को मान्यता दी। ये थेरवाद, वज्रयान, ये सब वज्रयान जो है विक्रमशिला युग संबंधित बंगाल में ये तंत्र से संबंधित रहा है, थेरवाद रहा है जो बर्मा वगैरह में ज्यादा प्रचलित में रहा। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की? देखिए, विलियम बेंटिंग ने नहीं की थी, ये जो है ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 1835 में जो प्रेस काउंसिल एक्ट आया था ये चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा आया था। चार्ल्स मेटकाफ ये गवर्नर जनरल बन चुके थे 1935, और ये जो चार्ल्स मेटकाफ था इसको प्रेस की स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है भारत में, ये गवर्नर जनरल था। तो मेरे हिसाब से यहाँ ऐसा संशोधन होना चाहिए। बाकी आंसर इज द डी, 1835 में आया था और ये इसका सही आंसर है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्न किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? अगर आप मुकेश माहेश्वरी की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया कि रुद्रदामन जो शक राजा थे, शक राजा जो थे रुद्रदामन, उन्होंने सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के चलाए थे चांदी के, रुद्रदामन ने। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हुआ तो गुप्तों में पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने इन्हीं चांदी के सिक्कों को प्रचलित किया। नहीं तो गुप्त जो है वो तांबे के सिक्के चलाते थे, और जब हुनों का आक्रमण हुआ तो बाद में स्कंदगुप्त के समय में उन्होंने उसमें सोने के सिक्के में तांबे का मिश्रण ज्यादा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तांबे का प्रयोग जो है कुमारगुप्त यानी चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त उसके समय से ही शुरू हो गया था, लेकिन तांबे का मिश्रण जो है उस समय होना शुरू हुआ। 70वां क्वेश्चन। अब 71वां क्वेश्चन हम देखें, भारत में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? आपको बता दें आर्थिक समीक्षा में भी दिया हुआ है, आप आर्थिक समीक्षा जो मैंने समसामयिकी में लिखा है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान उसमें भी आप देखेंगे तो तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हीरा उत्पादन, तांबा उत्पादन, मैग्नीज उत्पादन, इन सब में मध्य प्रदेश बहुत पहले से प्रथम स्थान पर चल रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रभावित होती है? माही ऐसी नदी है, बहुत सारी नदियां हमारी 2 राज्यों में तो जाती है, लेकिन एक नदी जैसे हमारी सोन नदी है, सोन नदी जो है बिहार में जाती है मध्य प्रदेश से पूर्व की दिशा में, है ना। वैनगंगा महाराष्ट्र की तरफ चले जाती है। माही नदी जो है वो पश्चिम में बहती है, ये धार जिले से निकलती है और इसके बाद में ये राजस्थान, और राजस्थान के बाद जैसे बांसवाड़ा वगैरह में जाती है राजस्थान, और इसके बाद में ये गुजरात, खंबात की खाड़ी, उधर जाके ये विलीन होती है। तो ये जो है आंसर इज दी माही। आप पढ़िए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसमें आपको माही के बारे में मैंने लिखा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये नदियों के बारे में, ये भूगोल और ये नदियां, और इसमें आप माही नदी तंत्र, पेज नंबर 154। राजस्थान में माही, बजाज सागर, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा, गुजरात में कर्नाड़ा बांध बनाया गया है। 154 पेज पे जाएंगे आपको मिलेगा। चलिए, 73वां क्वेश्चन,
कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? अब देखिए आप यहाँ पर आपको फिर वही अप्लाई, कौन सी नहीं है? अब कपासी मिट्टी कहलाती, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। और हमारी वस्तुनिष्ठ जो है इसमें आपको विशेष रूप से हर जगह पे आपको मिलेगा। कपासी मिट्टी भी है, इसमें सब विशेषताएं मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। एनीवे, तो यहाँ कपासी मिट्टी कहा जाता है इसको। नमी धारण करने की क्षमता तो होती है इसमें, चूना होता है, आर्द्रता कैपेसिटी बढ़ जाती है, और रेत की मात्रा अधिक होती है। नहीं भाई, इट्स नॉट ए सैंडिस्फाइड, ठीक है, रेत की मात्रा इसमें अधिक नहीं होती है। इसमें इसकी संरचना गाढ़दार, क्लोडियस, यस, ऐसी होती है ना। तो ये आंसर जो है इसका सही नहीं है, तो ये नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 73वां देखा हमने। अब क्वेश्चन नंबर 74, पूर्णा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। महाराष्ट्र में बहती है पूर्णा, मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ताप्ती मध्य प्रदेश से निकल के जब महाराष्ट्र की तरफ जाती है, सूरत की तरफ, तो पूर्णा नदी ताप्ती से मिलती है। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्न से किस पर्वत श्रेणी में? आप देख लेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसमें आपको मिलेगा ये सतपुड़ा, बीजावर, असीरगढ़, बीजागढ़, ये सब जो है ये आप देखेंगे इसमें। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, राजपिपड़ा, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़, ये सब इसमें स्थित है। पेज नंबर 148 में चले जाइए। मैं मध्य प्रदेश के क्वेश्चन के कुछ उदाहरण, जो बहुत बाकी सब क्वेश्चंस तो आए ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आपको दूसरी किताबों में नहीं मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे किताब में, क्योंकि कंसेप्चुअल तरीके से डिटेल में लिखी गई किताब बहुत कम आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है। अब ये भी आप, मध्य प्रदेश की जलवायु सही कथन नहीं है। जलवायु उष्णकटिबंधीय, सही कथन है। मानसूनी जलवायु है, यस। दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भाई शीतोष्ण तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। समशीतोष्ण मालवायु की जलवायु को कहा जाता है, लेकिन है नहीं। लेकिन समशीतोष्ण जलवायु कहा जाता है, समशीतोष्ण कटिबंध में नहीं है, सेमी फ्रिजिड जोन में भी नहीं है। फ्रिजिड जोन कहाँ आएगा? हिमालय की तरफ आएगा, सेमी फ्रिजिड। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दिस इज द रॉन्ग। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, करेक्ट है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आप जब ये पढ़ेंगे जलवायु वाला पार्ट, तो आपको सब मिलेगा इसमें। यही मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था क्लाइमेट के ऊपर, और वो लगा इसी किताब से था। ये देखिए, उष्णकटिबंधीय उपार्द्र महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, दोनों उष्णकटिबंधीय और मानसूनी, ए और बी हो गया, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय हमारे यहाँ है ही नहीं। ये देखिए, उष्ण गर्म, उष्णकटिबंधीय और शुष्क मानसूनी जलवायु, इस तरह की हमारे यहाँ जलवायु है। तो ये तो शीतोष्ण कटिबंध आएगा ही नहीं। चलिए, 77, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? वन नहीं पाए जाते हैं, हम आपको बता दें, उप आर्द्र पहाड़ी वन हमारे यहाँ नहीं है, सॉरी, ये अल्पाइन वन हमारे यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब वन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये देखिए, पेज नंबर 175, मुकेश माहेश्वरी, सामान्य ज्ञान में जाएंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दिया नहीं है, लेकिन ये भी पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इज द मोस्ट अवेलेबल फॉरेस्ट ऑफ द एमपी, ठीक है, 88% पार्ट पे पाए जाते हैं। याद रखना चाहिए, कभी ये पूछ लेता कि सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये दिस इज गिवन, दिस डेटा इज गिवन इन द बुक, आपको यहाँ पे देखना चाहिए। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, कंटीले वन, ये कांटेदार वन, यस। आर्द्र पहाड़ी वन, यस, आर्द्र पहाड़ी वन, लेकिन अल्पाइन वन नहीं दिया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
77। अब हम आपको 78 बता देते हैं। कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चिचाई में स्थित, आपको बता दें ये अनूपपुर के चिचाई जिले में कई जगह पे मिलता है अनूपपुर, लेकिन आपको बता दें ये अनूपपुर नहीं है, शहडोल में है। और अमरकंटक पावर स्टेशन जो है वो चिचाई में है। ठीक है, यहाँ पर 50 मेगावाट की पहली यूनिट थी, अमरकंटक 1। ठीक है, अब 200 मेगावाट की भी है और 240 मेगावाट की भी, टोटल 490 मेगावाट की मैंने इसको दिया हुआ है। ये शहडोल जिले में है, जिला आएगा इसका शहडोल। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के आंकड़े आप देखेंगे। अब ये थोड़ा एक देखिए, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो ज्यादा है 8,880, लेकिन यहाँ पे 2018 के सड़क आंकड़े दिए हैं। राज्य राजमार्ग की लंबाई भी 11,000 से ज्यादा है, ये भी करेक्ट है। जिला सड़क मार्ग की लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक है। आपको बता दें सड़क मार्ग में हम जिला सड़क मार्ग को दो तरह से देखते हैं। जिला सड़क मार्ग यानी प्योरली मतलब सिर्फ जिलों को कनेक्ट करने वाले, और एक जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जो जिला हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती है उनको भी अन्य जिला मार्ग कहा जाता है। तो ये दोनों मिलाकर हमारे यहाँ 50,000 प्लस होते हैं। ठीक है, 29,000 प्लस 23,000 तो 52-53,000 इस तरह से बन जाता है, तो 50,000 से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट मानना होगा हमको तीनों को। और इसमें सड़क घनत्व में ये राज्य देश में प्रथम स्थान पर नहीं भाई, ये 20वें स्थान पर है, नीचे से 10वें स्थान पर है हम। ठीक है, तो ये 20वें स्थान पे सड़क घनत्व में प्रथम केरल है। और यूं देखा जाए तो चंडीगढ़ आएगा 23,000 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, और केरल का लगभग 7,000 किलोमीटर सड़क है वहां पे पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 10,000 स्क्वायर। तो इस तरह का जो है आप देखेंगे तो प्रथम जो है केरला है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो 20वें स्थान पर है। तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये नहीं है। 80 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? निवाड़ इज द लीडिंग वन। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे समझ में आ जाएगा कि दमोह यहाँ पर है ही नहीं, कपास की खेती होती नहीं है वहां पे, मंडला में नहीं होती, पन्ना में नहीं होती, ये निवाड़ का भाग है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा एंड बुरहानपुर, दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड एज द गोल्डन डिस्ट्रिक्ट, सुनहरे जिले कहा जाता है खरगोन। ये करेक्ट आंसर है इसका। कौन से सदस्य शामिल होते हैं? वही हमारी राज्य व्यवस्था, अगर आपने उठाई होती राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तो आपको इसमें मिल जाता। बजट कौन प्रस्तुत करता, कहां से, सब क्वेश्चंस आपको आंसर्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट का पार्ट कौन सा है ये सब आपको मिलेगा इसमें। ये पार्लियामेंट एक क्वेश्चन आया है आपको, राष्ट्रपति और दो सदन से मिलकर बनता है, पेज नंबर 16। ठीक है, और चुनाव के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं ये इस तरह से सारणी में, पूरी सारणी में सब समझा दिया है। इसमें अनुच्छेद के आधार पर भी समझा है। ये सभी निर्वाचित सांसद, सभी निर्वाचित विधायक, तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। अब लोकसभा में तो मनोनयन, विधानसभा मनोनयन खत्म भी हो गया है, सिर्फ राज्यसभा में मनोनयन बचा है, विधान परिषद में मनोनयन होता ही है कुछ सदस्यों। खैर, राज्य के निदेशक तत्वों की व्याख्या पार्ट 4 में की गई है। व्यवस्था की देश यहाँ से ली गई है। ये व्यवस्था सबको पता है, आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
4 में है ना, सॉरी, भारतीय संविधान के पार्ट 4 में क क्या है ये, ठीक है, पार्ट 4 में ये आप देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। पार्ट 4 में की गई है, 4 क जो है वो तो हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में जोड़ा है। 51 क, 40 क क्या है ये क, ये तो 51 ए हमने जोड़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज का। मैं भी देख रहा हूँ ये कि 4 क क्या है ये, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है पार्ट 4 ही लिया है हमने, और क जैसा कोई पार्ट नहीं, पार्ट 4 हमने लिया है। तो ये हो सकता है ऑब्जेक्शन आएगा तो इसको कैंसिल करें, आयोग के ऊपर निर्भर है। संसद का निर्माण किसके द्वारा, मैंने अभी आपको बताया था उस किताब में, तो संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 कहता ना, 79 में क्या है, राष्ट्रपति प्लस 2 हाउसेस, एंड 2 हाउसेस आर दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा, ठीक है ना। इनसे मिलकर राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा अपर हाउस, इसलिए पहले नाम उसका लिया जाता है राष्ट्रपति। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना दस्तखत के इनके द्वारा पारित विधेयक कानून नहीं बनेंगे, इसलिए इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट माना गया है। आपने पढ़ा होगा इसी तरह से कंसेप्चुअली। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, ठीक है। ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ताकि बैंक जो है वो अपने बैंकों के माध्यम से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन मिल सके। पहले लोन नहीं मिलता था, किसानों को कहाँ से देंगे हम, तो किसानों को लोन देने के लिए ये बैंकों को फंडिंग करता, रिफंडिंग करता। चलिए, लघु उद्योग है ना, ये जो है लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी की स्थापना कब, 1990 में की गई थी। लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए सिडबी आया, जैसे बैंक उनको लोन दे सके तो ये बैंकों को लोन देगा। इस तरह से रिफाइनेंसिंग वाला सिस्टम है। भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भारत में राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कब हुई थी, जैसे इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करते हैं 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन वास्तव में शुरुआत हुई थी 1969 में 16 बैंकों के साथ। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण की प्रबल समर्थक थी, तो 6 बैंकों का समय किया गया था, कुल मिला के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए, अब हम शीघ्र ही पहुंचते हैं, क्योंकि अब हमको कट ऑफ मार्क्स निकालना। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 2002 में लाया गया था। 86वां 86 जो था यह संविधान संशोधन था। 21 का इसके द्वारा हमने जोड़ा था। शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। प्राथमिक शिक्षा जो अनुच्छेद 45 थी उसको हमने निश्चय तत्वों से निकालकर मूलाधिकार बनाया। 51 का, ये देखिए मैंने बताया 51 का, ये यहाँ 4 का जैसा कोई नहीं, वो 4 है, 4 पार्ट 4 है, लेकिन पार्ट ये जो है 51 का एक आर्टिकल हमने 51 में एक आर्टिकल जोड़ा अलग से। 51 का ये आर्टिकल हमने 51 में जोड़ा, मौलिक कर्तव्य 1976, और इसके माध्यम से हमने जो है 10 मूल कर्तव्य जो हमारे थे, उन मूल कर्तव्यों में हमने अब 11वां मूल कर्तव्य अभिभावकों का तय किया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, शिक्षा दिलवाएंगे। तो अब नाउ 11 मूल कर्तव्य, पहले 10 थे, अब 11 है, ये आपको ध्यान रखना है। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी सोशलिस्ट शब्द जो है हमने कब जोड़ा, 1976 42वां, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतने सारे संशोधन हुए थे, इसको लघु संविधान तक की संज्ञा दे दी गई। और इसमें से काफी कुछ ऐसे थे जैसे लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया, उनको रिवर्स किया गया था, इसलिए 44वां लाया गया था इसके बहुत सारे संशोधन को वापस करने। तो ये 1976 में जो किया गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था।
और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था 1942 का। फिर 1946 में जो क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 कैबिनेट के सदस्य, जो मंत्रिमंडल के, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य वो थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन का। इसी के तहत संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, गठन हुआ। 91 देखिए आप, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है? भीमा नायक जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी, बड़वानी के, ये बड़वानी के। जनजाति नेता सीताराम गौर रघुनाथ सिंह 1857 में, इन्होंने, इसके पहले ही रघुनाथ सिंह जो है मंडलोई है, उसके पहले सक्रिय थे। 1857 में इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के, अब देखिए आप, ये मौनी मुकेश माहेश्वरी के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भी नहीं है ये, इतना टिपिकल क्वेश्चन। मौनी नृत्य, तो ये है उसमें। मांडलिया नृत्य कहाँ पे है? फाफरिया, डंडा, ये सब निमाड़ के। तो बचा कौन सा? ये, तो ये, दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मौनी नृत्य जो है वो करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन 1-2 इस तरह के आते हैं मध्य प्रदेश से बहुत डेप्थ में जाके। ऐसा ही क्वेश्चन ये चित्रकूट वाला है। किस नाम से इसको पहचाना गया है? ये कुछ लोग बतला रहे हैं रामसिया के नाम से जाना जाता है। कुछ कहते हैं ब्रह्मपुरी जगत। ठीक है, काकड़ाए तो क्या है? सांची का है, ये तो हो नहीं सकता है। तो अब एक अन्य नाम से जाना गया है कि राम सिया की भूमि है। राम सीता ने, सीता माता और राम भगवान ने यहाँ पे 14 वर्ष के वनवास के जो पीरियड था उनका अधिकांश यहाँ बिताया था चित्रकूट में। वाल्मीकि आश्रम वगैरह भी बना। खैर, एक कादम्पुरी पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, जो सबसे मुख्य हिस्सा है चित्रकूट का। अब इसमें मैं मौन हूं, इसमें मेरे पास इसका आंसर अभी तक ऑथेंटिक रूप से मुझे उपलब्ध नहीं हुआ है, पर ज्यादातर जो है मुझे कुछ लोगों ने बताया, जिनसे मैंने पूछा है, तो उनका कहना है कि राम सिया हो सकता है, उनको भी नहीं पता है। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य है? मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल बिखरे मोती, झांसी रानी लक्ष्मीबाई पर जो झांसी रानी की कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी, उसमें से एक मुकुल है ना, बचपन, ऐसे उनके काव्य संग्रह वगैरह है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये सब आपने देखा होगा। नोह डोरा, अब ये तो सब हर किताब में आपको मिल जाएगा, आपने पढ़ लिया होगा। नोह डोरा, मैंने इस विशेष रूप से इन सब चीजों का उल्लेख किया है इसमें। नोह डोरा, गोंड जनजाति जो है उसका नृत्य नोह डोरा। ये देखिए, जनजातियों में चित्रकला नोह डोरा गोंडों में विशेष प्रचलित है। प्रश्न क्रमांक 92, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो गोंडों में नोह डोरा भी एक अलंकरण है। दीवार पर मिट्टी से अलंकरण किए जाते हैं, हाथों में गोदना, शरीर के ऊपर गोदना गोंडों में विशेष रूप से प्रचलित है, बहुत सारी जनजातियों में गोदना। अब देखिए, मतंगेश्वर मंदिर जो है खजुराहो में, जो कंद्रिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ऐसे मतंगेश्वर मंदिर जो है वो भी खजुराहो में है। 98, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास।
केशवदास, जिनको बहुत सारे अलंकरण किए गए हैं, है ना, कठिन काव्य का प्रेम, तो केशवदास जी की रचना है, जिन्होंने बहुत सारी दरबार में रहकर भी रचनाएं रची। तो एक केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, केशवदास जी। ये सब किताबों में मिलेगा। रामकृष्ण नवीन के दो काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग, ये गणेश शंकर जी विद्यार्थी, देखिए प्रभा और प्रताप के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्हीं के बाद में जो है वो बालकृष्ण नवीन, जो हमारे इनके पिताजी जो है उदयपुर के थे, राजस्थान के, यहाँ आए शाजापुर में, इनका जन्म यहीं हुआ, और ये फिर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े, लेखन किया, सांसद रहे, राज्यसभा के भी रहे, स्वतंत्रता निवाड़ी जिले की थोनाल। अब ये भी एक बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन मेरी किताब में नहीं है, लेकिन मुझे जो मिला है वो ये मिला है कि 1939 में ये गोलीकांड हुआ था। तो ये हमारा जो है, अब मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स बता देता हूँ जल्दी से।